नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, कल बजट आया है। उसमें सत्ता ये कहती है कि इस देश के किसान मजदूर को हम खुशहाल करेंगे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाएंगे, सबको 15-15 लाख रुपए देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ग्रामीणों को खुशहाल और स्वच्छ रखने के लिए सांसदों को गोद लेने का प्रावधान करके पूरे देश के गांवों को खुशहाल करना था। काला धन वापस लाना था, जीएसटी से महंगाई कम करनी थी, भ्रष्टाचार कम करना था, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना था। ऐसे ऐसे प्रतिवर्ष अपने दिखा करके उनकी विफलता को छुपाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, उनके इमोशंस पर हमला करके इस देश के गरीब किसान मजदूर को उसकी बदहाली और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए एक बहुत अच्छा नैरेटिव सरकार ने चला रखा है। आप इससे अंदाज लगाइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, ये इनके 24 घंटे इन्हीं की बात करते हैं। कहते हैं ये हमारे लिए खास हैं, खास केवल वोट देने के लिए हैं। उनका जो बजट इन्होंने पिछले वर्ष अलॉट करा था, जो धन अलॉट किया था, वो इस सरकार ने पूरा खर्च भी नहीं किया और इस बार के बजट में उसको घटा दिया है। किसान को प्रलोभन दिया है कि हम उनके खेती संबंधी वो कुटीर लघु उद्योग लगा कर, प्रोसेसिंग वगैरह के प्रोजेक्ट लगा करके अपने खुशहाली बढ़ाए। उसके लिए उन्होंने ऋण की व्यवस्था करी 20,000 करोड़ की। ऐसी शिक्षा का भी बजट इन्होंने घटाया और जो उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी जिसको गवर्न करती थी, वो कॉलेज विश्वविद्यालयों को आर्थिक मदद करते थे। जो पढ़ने मेधावी बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको फेलोशिप वगैरह मिलती थी, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है शिक्षण, उनमें कहा है कि आप इसको रन करिए, आप फीस बढ़ाइए। तो इलाहाबाद ने 450% फीस बढ़ाई है। हम उन्होंने सभी स्कूल कॉलेज ने पढ़ा दी है और वो कहा कि आप वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया है, वहाँ से आप फाइनेंस आपको ज़रूरत है तो वो लीजिए, उसका आप ऋण उतारिए, आप बच्चों से वसूलिए। तो आप जानते होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, गवर्नमेंट कॉलेज हों, स्कूल्स हों, उनमें किसान मजदूर आराम छोट कारोबारी परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे आप फीस की वसूली करा रहे हैं। तो ये इनका असली चेहरा है। किसान को जो ऋण दिया जाएगा उसकी मैं ऐसी स्थिति बताता हूँ कि अगर उसकी लागत और मेहनत का अगर ये दे दें तो उसे ऋण लेने की ज़रूरत कहाँ है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा करेगा, वो उसके बच्चे इंडस्ट्री लगाएं, अफसर बने, बाबू बने, वो अपने आप करेंगे। लेकिन आप उसे उसकी लागत और मेहनत का तो दे नहीं रहे। 27 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, इस देश के मजदूर की आय उससे ज़्यादा है। और बात कर रहे हैं किसान के हित की, तो वो स्थिति ऐसी समझिए कि मैं आपको एक बताऊं, एनडीए की सरकार में चौधरी अजीत सिंह जी केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने अपने उसमें खादी ग्राम उद्योग के बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए थे डॉक्टर यशवीर सिंह जी। वीरेंद्र गुर्जर जो इस सरकार में एमएलसी हैं कांदला से, उनके भाई हैं, उनको उसका चेयरमैन बनाया। तो वहाँ पर लोग रोज़गार के लिए गए कि भाई हमारे बच्चों को रोज़गार दे दो। तो मैं ख़ास तौर से मैं जाट की बात करूँगा, तो उन्होंने जाटा होगा अगर अरे चौधरी साहब रोज़गार
नौकरी क्यों लगाते? जाट नौकरी थोड़ी करते हैं, चौधरी होते हैं तो कमांड करते हैं। तो आप अपना धंधा लगाइए ना, आप ले सस्ता ब्याज पे लोन लीजिए ना। तो जाटों ने भट्टे लगा दिए मेरठ कमिश्नरी में उस दौरान, और उन्होंने गुर्जर बच्चों को रोजगार दिए उस बोर्ड में, खादीग्राम उद्योग में। तो जाटों ने भट्टे लगाए या अन्य कोई काम करे, सारे फेल हुए। 98% की ज़मीनें बिकी, कर्ज में डूब गए। तो वही स्थिति, ये जो बजट कह रहे हैं कि लोन का देने की प्रावधान किया है, तो वो उसकी दोहरी मार होगी। सिस्टम उनसे जो सब्सिडी के नाम पर जो मिलती है आधी वो खा जाएंगे, नेता खा जाएंगे, पास कराने वाले अधिकारी और बैंक वाले खा जाएंगे। और उसका जब उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो उसकी वो ज़मीन और वो सब बिकेगी। जैसे अनुभव जिनको पता है वो पता होगा कि मेरठ और कमिश्नरी में कितने भट्टे जाटों ने लगाए थे उस समय। तो ये सेम ऐसे प्रौलादन दे करके अब इस बजट में इन्होंने मिडिल क्लास को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसमें इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट, रिबेट 15 लाख तक, ये सब बातें करके मिडिल क्लास को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अब आप समझने की कोशिश करना। और मैं ये कहूँगा कि आप इस बात से बाहर निकलिए कि जैसे ये जब इन्हें लगता है कि हमारी ये सब नीतियाँ कहीं विफल ना हो जाए, तो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। अभी मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, कभी स्टेशन का नाम बदलते हैं, कभी ज़िलों का नाम बदल देते हैं, कभी 3 तलाक को मुद्दा बना करके अब हलाला का, 4 पत्नी का, अधिक जनसंख्या का, इस तरह से करके ये करना इन्हें कुछ नहीं है। हल्फनामे ये उल्टे देते हैं। कोवैक्सीन में इनके नेता ये कहते हैं कि धन्यवाद मोदी जी, आपने पूरे देश को वैक्सीनेट करा दिया, आपने भारत में कोवैक्सीन का इजाद करा दिया आपके प्रयास से। जब उसके रिजल्ट खराब आने लगे और सुप्रीम कोर्ट में पूछताछ हुई तो उसमें हल्फनामा दे दिया कि हमारा इसमें कोई योगदान ही ना, हमने किसी को बाध्य किया वैक्सीन लगवाने के लिए, और ना ये जिसने भी वैक्सीन बनाए वो तीसरी पार्टी है, हमारा कोई रोल नहीं है। तब मोदी जी का कोई रोल नहीं रहा। ऐसी जनसंख्या में भी ऐसे ही कहते हैं कि हम कोई ऐसा कानून नहीं ला रहे हैं, किसी की निजता को हम कानून के दायरे में ला करके भंग नहीं कर सकते, मानव अधिकार का हनन होगा, ऐसी से ये बातें करते हैं। और जब ये ऐसी बात करते हैं, अब हमारे कुछ लोगों ने इस बात पे, जो हमारे ग्रंथों में हमारे महापुरुषों ने अपने ही लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रखा है, उस पर आपत्ति हुई कि भाई इन्हें संशोधित किया जाए, बदला जाए। जब आप 3 तलाक की बदलने की, हलाला को बदलने की बात करें, आयतों को हटाने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपके पार्टी के गए थे, तो भैया इस पर भी आप चिंतन करिए, इसमें भी आपत्तिजनक। जब आप अगर लोगों में जागरूकता है तो आप उसे हटाइए, उसे एक विषय बनाइए डिबेट का। उसमें ये कैसे कि ये धर्म पे हमला है, देश पे हमला है, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे वैसे नहीं है, जाग रहा है। और जहाँ तक रही मुस्लिम कट्टरता की, वो तो अब अरब के सुल्तान भी इस बात पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि तेल एक ना दिन ख़त्म होना है भविष्य में, तो वहाँ की रोज़गार कैसे मिलेगा, वहाँ की कुशलता कैसी रहेगी, तो उसके लिए वो उन आयतों को, जिससे अन्य धर्मी लोग घबराते हैं कि उन कानूनों में वहाँ अगर कुछ अपराध हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, मानवाधिकार का कहीं हनन हो गया, तो उसमें वो किस तरह की सज़ा देते हैं, तो उस पर भी वो लिबरल हो रहे हैं। तो हम अपने आप में सुधार करें, अपने आंतरिक कुरीति, कुप्रथा, अंधविश्वास को दूर करेंगे तो अन्य स्वतः ही मजबूर होगा। अगर वो नहीं होगा तो अपनी आवाज़ को हमारे सामने सीना तान के आँख में डालकर बात भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ उनसे ज़्यादा अंधविश्वास, उनसे ज़्यादा छुआत, उनसे ज़्यादा असमानता है। तो हमें सुधार हमें अपना करना है। तो उन ऐसे उसमें उलझा करके अपने मंसूबे पूरे कर रहे हैं। कारपोरेट घरानों को मजबूत करने के, सत्ता सुरक्षित करने के लिए इस अंदाज़ लगा लीजिए कि कारपोरेट घरानों का 30% जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 22 कर दिया है। नए उद्योग लगाने वालों पर 15% टैक्स है, कारपोरेट टैक्स। लोन की जहाँ तक बात है, वे इतने सक्षम है। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस सरकार, जो व्यक्ति 1000 करोड़ रुपए तक का लोन लेने की जिसमें क्षमता आ जाती है, जिस बैंकों से ले लेता है, उसे फिर सरकार जिंदा रखती है, वो सरकार के दामाद हो जाते हैं। तो इनका टारगेट 1000 तक पहुंचने का, उसके बाद तो ये सब आपके सामने है। और ये लोन भी माफ़ कराते हैं, शर्तों पे अपना कारोबार करते हैं। तो ये सब बातें बताने की, बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भ्रम में न रहें, जाति धर्म में ना बदलें। आपके 70%
जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनसे क्वेश्चन करिए, वे उनके रंग में रंग जा रहे हैं। देश के 75 साल आज़ादी को हो गए, जो जनप्रतिनिधि बनना है उस तो मालामाल हो गया है, लेकिन वो अपने उन व्यक्तियों को जिन स्थिति से वो निकल के आया, 2-4 आज भी हो रहे हैं, ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, उनके संबंध में उन आकाओं से क्यों नहीं बात करता है। तो ये विचारणीय विषय, उन पे आप आँख में आँख डाल करके अपनी दीनहीनता की बात करिए। और आप भी इसी वर्ग से हैं, आप हमारे मत से जीते हैं, तो आपकी संपन्नता का क्या कारण है, वो कारण हमें भी दे दीजिए। तो ये शब्द आप जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, वो तब करेंगे जब आप पूरी व्यवस्था को पढ़ेंगे। नमस्कार।